आदित्य अभी भी उस लॉकेट को बड़े गौर से देखे जा रहा था कि तभी एकाएक उस लॉकेट में कुछ देखकर उसकी आंखें चमक गई। वो तुरंत मेन गेट की तरफ मुड़ा और दरवाजा खोलकर आरोही के घर के सामने पहुंच गया। वहां पहुंचकर आदित्य ने डोरबेल बजाई और गेट खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ 2-3 मिनट इंतजार करने के बाद आरोही के घर का गेट खुला। गेट खुलते ही आदित्य के सामने कात्यायनी खड़ी थी। कात्यायनी सुबह सुबह आदित्य को अपने घर के डोर पर खड़ा देखकर थोड़ा चौंक गई। काफी देर तक सवालिया नजरों से आदित्य को देखने के बाद आखिरकार उसने आदित्य को अंदर आने को कहा। अरे आदित्य, आओ बेटा, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कोई काम था? कात्यायनी को लगा आदित्य नया शिफ्ट हुआ है तो हो सकता है किसी चीज की जरूरत पड़ गई हो, वरना सुबह सुबह कौन किसी के घर में ऐसे मुंह उठा के चला आता है। नहीं आंटी, मुझे दूध चाहिए था। एक्चुअली मुझे रोज सुबह चाय पीने की बहुत बुरी आदत है। बिना चाय पिए मेरा दिन शुरू ही नहीं होता। और यहाँ नया हूं अभी तो मिल्कमैन हायर नहीं कर पाया, टाइम ही नहीं मिला कि बाहर से ले आऊं। कहते हुए बड़े शातिर तरीके से आदित्य ने बेचारे वाली शक्ल बना ली। कात्यायनी भी आदित्य की इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। बस इतनी सी बात, तुम आराम से बैठो और दूध छोड़ो, मैं चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए, कात्यायनी ने मुस्कुराते हुए कहा और आदित्य को सोफे पर बैठने का इशारा किया। इस पर आदित्य के चेहरे पर भी एक अलग से मुस्कुराहट आ गई, पर उसने मना करने का नाटक करते हुए कहा, नहीं नहीं आंटी, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस दूध दे दीजिए, चाय मैं अपने घर पे बना लूंगा। इस पर कात्यायनी ने आईब्रोज ऊपर करके फुल मम्मी वाले अंदाज में आते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे, तुम पड़ोसी हो हमारे, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। और वैसे भी सही कहा है किसी ने कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, तो ऐसे में हमारे रहते हुए तुम एक चाय के लिए इतनी मेहनत करोगे तो हमें अच्छा लगेगा क्या? पर आदित्य इससे पहले अपनी बात आगे पूरी कर पाता कि कात्यायनी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, पर वर कुछ नहीं, चुपचाप से बैठ जाओ अब, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। अब मैं नाराज हो गई तो चाय क्या दूध भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये कहते हुए कात्यायनी ने आदित्य को एक प्यारी सी स्माइल दी और किचन में चाय बनाने चली गई। कात्यायनी के जाते ही आदित्य के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। उसने अपने शर्ट की जेब में रखे उस लॉकेट को एक बार धीरे से टच किया। शर्ट की जेब में होने के बावजूद आदित्य को उस लॉकेट में एक गर्माहट महसूस हुई। लॉकेट की इस गर्माहट को महसूस कर आदित्य के चेहरे की स्माइल और खिल गई। अब वो पूरे ध्यान से आरोही के घर को देखने लगा। उसके घर का एक एक कोना आदित्य बड़े गौर से देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही आरोही के घर के हर एक कोने की पिक्चर क्लिक कर रहा हो। इधर आरोही इन सब बातों से अनजान एक ड्राइंग बनाने में बिजी थी। उसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि आदित्य अभी उसके घर के अंदर बैठा हुआ है, तो वो अपने पेंट ब्रश के साथ ऐसे खोई हुई थी जैसे उसे दुनिया की किसी और बात की कोई फिक्र ही नहीं है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ड्राइंग्स बनाना आरोही का बचपन का प्यार था। वो जब भी फ्री होती तो पेंट ब्रश लेकर घर के एक कोने में बैठ जाती और घंटों तक कुछ ना कुछ ड्रॉ करती रहती थी। आरोही ड्राइंग भी ऐसी वैसी नहीं, बिल्कुल रियलिस्टिक बनाती थी। उसकी बनाई तस्वीरें देखकर कोई भी मोहित हो जाता था। और हो भी क्यों ना, आरोही की तस्वीरें इतनी लाइफफुल रहती थी कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो अभी पेपर से निकलकर बात करने लगेंगी। मगर आज आरोही जो तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही थी वो कोई आम तस्वीर नहीं थी। आरोही आज अपने किसी सपने को एक तस्वीर का रूप देने की कोशिश कर रही थी। पर ये क्या, तस्वीर के तैयार होते ही आरोही के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो उस तस्वीर को देखने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। बनाते वक्त तो जल्दी जल्दी में कुछ समझ नहीं आया और तस्वीर बनती चली गई। पर जब वो तस्वीर पूरी तरह से बनकर आरोही के सामने आई तो उसकी धड़कनें अचानक से तेज हो गई और आरोही की आंखों से आंसू गिरने लगे। दरअसल वो तस्वीर आरोही के उस सपने की थी जिसमें उसने बड़ी ही बेरहमी से एक चौकीदार का खून किया था। मैं इतनी खौफनाक कैसे लग सकती हूँ? सपने में ही सही, पर इतनी बेरहम कैसे? उस तस्वीर को देखने के बाद रोते हुए आरोही ने खुद से कहा। आरोही को यकीन नहीं हो रहा था कि वो सपने में भी
कभी ऐसी दिख सकती है। इस तस्वीर में आरोही उस चौकीदार की लाश पर बैठी थी। आरोही के पूरे चेहरे पर खून के छींटे थे और उसके हाथ चौकीदार के खून से सने हुए थे। आरोही के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी। आरोही के लंबे और गंदे नाखूनों से खून की बूंदें टपक रही थी। तस्वीर में आरोही और चौकीदार की लाश के अलावा एक और शख्स था। वो था आदित्य की शक्ल का एक लड़का जो आरोही के सामने हारा हुआ सा घुटनों के बल बैठा था। उन तीनों के चारों ओर घूमती हुई हवा भी थी उस तस्वीर में, पर इस तस्वीर में कुछ था जो आरोही के सपने से अलग था। वो था उन तीनों के अलावा एक और इंसान की काली सी परछाई। तस्वीर में बनी वो परछाई इन तीनों से कुछ दूरी पर खड़ी थी और उसका चेहरा इन तीनों की ही तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो परछाई इन तीनों पर नजर रखे हुए है। ये तो नहीं था सपने में, फिर यहां क्यों बना दिया मैंने? उस परछाई को देखकर सरप्राइज होते हुए आरोही ने कहा। आरोही बहुत कंफ्यूज थी उस परछाई को देखकर कि जब उसने सपने में ऐसा कुछ देखा ही नहीं तो फिर यहां कैसे बना दिया? क्या शायद ये भी था सपने में और मैं भूल चुकी हूं? कहते हुए आरोही ने इस बात पर ज्यादा सोचना सही नहीं समझा और उस तस्वीर को अपनी अलमारी में छुपा दिया। पर बहुत भूलने की कोशिश करने के बावजूद भी आरोही तस्वीर में बनी उस काली परछाई को भूल नहीं पा रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वो तस्वीर घूम रही थी और इसके साथ ही एक सवाल कि वो सपना उसने देखा क्यों, और देखा भी तो उसमें दिखने वाला लड़का उसके एचओडी की शक्ल का क्यों था। इधर तब तक कात्यायनी चाय बनाकर आदित्य को दे चुकी थी। दोनों सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। तभी कात्यायनी ने चाय की एक चुस्की लेते हुए आदित्य से कहा, अच्छा बेटा ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हो और आरोही के कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? कात्यायनी का सवाल सुनते ही आदित्य के गले में चाय अटक गई। उसने खांसते हुए जवाब दिया, मैं तो बहुत दूर से आया हूं आंटी। दूर से मतलब क्या किसी और देश से आए हो? कात्यायनी ने हंसते हुए पूछा। कात्यायनी के इस सवाल पर आदित्य कहना तो ये चाहता था कि मैं किसी और देश से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया हूं, पर उसने खुद को रोका और चाय की एक चुस्की लेकर मुस्कुराते हुए कात्यायनी से बोला, नहीं नहीं, मैं कोलकाता से हूं और आरोही के कॉलेज में कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता। मैं उसके डिपार्टमेंट का हेड हूं। असल में मेरे चाचा जी पहले एचओडी थे, पर कुछ महीनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी तो उन्होंने मुझे अपनी जगह जॉब दिलवा दिया। कोलकाता तो सच में बहुत दूर है यहां से। कहते हुए कात्यायनी ने अपनी चाय की कप टेबल पर रख दी और सोफे पर पीठ टिकाकर बैठ गई। उसके बैठने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे वो आज आदित्य की पूरी कुंडली निकाल के ही मानेगी। आराम से बैठने के बाद कात्यायनी ने अपना अगला सवाल पूछा, अच्छा फैमिली में कौन कौन है तुम्हारे? कात्यायनी के सवाल पर सवाल पूछने से आदित्य अब इरिटेट होने लगा था। उसका मन तो हो रहा था कि वो कात्यायनी के मुंह पर टेप लगा दे और कह दे कि अगर अब तुमने कुछ भी बोला तो परमानेंट ग्लू लगाकर तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। पर कैसे भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके आदित्य ने जवाब दिया, मैं अकेला ही हूं। मॉम की शक्ल कभी देखी नहीं क्योंकि वो मुझे जन्म देते ही स्वर्ग से धार गई और जब मैं 12 साल का हुआ तो डैड भी कार एक्सीडेंट में मारे गए। सो अब बस मैं ही हूं फैमिली के नाम पर। आदित्य की बात सुनकर कात्यायनी को अब थोड़ा बुरा लगने लगा कि उसने आदित्य के जख्मों को कुरेदने का काम किया है। तो कात्यायनी ने माफी मांगते हुए आदित्य से कहा, ओह आई एम सॉरी बेटा, मुझे नहीं अंदाजा था ऐसा कुछ हुआ होगा तुम्हारे साथ, वरना फैमिली के बारे में पूछकर मैं कभी तुम्हें उदास नहीं करती। आई एम रियली सॉरी। कात्यायनी के कहते ही आदित्य ने अपनी चाय की कप रख दी और कात्यायनी की ओर देखकर बोला, अरे नहीं आंटी, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती? गलती तो मेरी किस्मत की है। इतना कहकर आदित्य थोड़ा इमोशनल होने का नाटक करने लगा और फिर खुद को संभालने की एक्टिंग करते हुए उसने आगे कहा,
खैर, जो होना था वो तो हो गया। अब मैं अपनी लाइफ में काफी खुश हूं और अब जॉब मिलने के बाद सक्सेसफुल भी। आदित्य को इमोशनल होता हुआ देखकर कात्यायनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, और किसने कह दिया अकेले हो तुम? हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे ही हैं। ऑफ कोर्स आंटी, आप लोग तो अब अपने ही हो। कहते हुए आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब तक उन दोनों की चाय भी खत्म हो गई थी और उसके साथ ही कात्यायनी के सवाल भी। तो अब आदित्य ने कात्यायनी से विदा लिया और अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचते ही आदित्य सबसे पहले बाथरूम में गया और उल्टी करने लगा। उसने आरोही के घर जितनी भी चाय पी थी, अपने घर आते ही वो सारी उगल दी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी चाय को निगला ही नहीं था और बस गले तक ले जाकर रोक दिया था। सारी चाय उगलने के बाद आदित्य आराम से आकर अपनी बालकनी में खड़ा हो गया और अपनी जेब से उस लॉकेट को निकालकर वापस हवा में लहराने लगा। हवा में उस लॉकेट को लहराते हुए देखकर आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी।